देखो आज जो हम लोग का सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें हम लोग है ना सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट सुनिएगा, सबसे पहला काम होता है इसके हिसाब से दिमाग को फॉर्म करना, क्योंकि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। होता ये है स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग कोलाइडल एक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में तुमको है ना सॉल्यूशन का पूरा है ना एनवायरनमेंट बना के बात होता है। लेकिन आप एक्चुअली है ना केमिस्ट्री में किसी सब्सटेंस का जो तीन स्टेट अभी तक आप जानते थे, फिजिकल स्टेट जिसको आप कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा स्टेट को क्लासिफाई करने का एक अलग तरीका आप डिस्कस करने जा रहे हैं। कोलाइडल स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी सब्सटेंस का जो तीन स्टेट है वो उसके फिजिकल अपीयरेंस पे है, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म। अब जो आप डिस्कस कर रहे हैं कोलाइडल स्टेट, उसमें भी तीन चीज आता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सोल और एक होता है सस्पेंशन। अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स डिसॉल्व है उसके साइज के बेसिस पे अगर आप उस सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो सॉल्यूशन का तीन स्टेट होता है। सॉल्यूशन का तीन टाइप नहीं बोल रहे, हम बोले सॉल्यूशन का तीन स्टेट होता है। कभी कभी ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने मिलेगा जिसमें सॉल्यूट का जो साइज है वो हमारा 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अगर 1 नैनोमीटर से सॉल्यूट वाले पार्टिकल का साइज छोटा है तो उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का भी अगर आप यूज कीजिएगा तो भी शायद वो नहीं दिखता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना छोटा साइज होता है पार्टिकल का कि वो हमको दिखता ही नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें सॉल्यूट वाले पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच रेंज करे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रेंज करे। सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सोल एंड इट इज कॉल्ड कोलाइडल स्टेट। ठीक है, जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रेंज करता है, उस स्टेट को हम लोग कोलाइडल स्टेट कहते हैं। और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सोल कहते हैं, उस स्टेट को हम लोग कोलाइडल स्टेट कहते हैं और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सोल कहते हैं, सोल SOL। समझ में आ रहा? ठीक है, अब देखो अगर हमारे पार्टिकल का साइज रेंज 1000 नैनोमीटर से ऊपर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वैसे सॉल्यूशन को आप सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन। तो फिर से यहाँ पे तीन क्लासिफिकेशन हुआ, एक हुआ ट्रू सॉल्यूशन, एक हुआ कोलाइडल सोल या कोलाइडल स्टेट और थर्ड हो गया सस्पेंशन। लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन का तरीका क्या था? यहाँ क्लासिफिकेशन का तरीका था पार्टिकल का साइज, उसका फिजिकल स्टेट नहीं। ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, किस पार्टिकल का साइज, जिसको आप सॉलिड कहते हैं, ठीक है, जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनता है, एयर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एयर एक सॉल्यूशन, इसका सॉल्वेंट कौन है? गैस है, बाकी डस्ट पार्टिकल, ह्यूमिड एयर्स और जो भी है वो सब इसका सॉल्यूट है। अगर उसका साइज रेंज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन है, जबकि है ये, जबकि ये होता क्या है, बेसिकली इट एग्जिस्ट इनसाइड द कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। नेकेड आई से नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो इसका डस्ट पार्टिकल दिखेगा। कभी कभी ये सस्पेंशन फेज में चला जाता है, इसमें कुछ ऐसा पार्टिकल आ जाता है जो हमको सिंपल दिखाई देता है। घर में अगर कहीं से रोशनी आने का मतलब सनलाइट आने का जगह हो तो उसमें आप डस्ट पार्टिकल इजीली देख सकते हैं, तो वो पार्ट सस्पेंशन की तरह काम करते रहता है। ठीक है, जैसे कोई सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, उसी तरह कोई सॉल्यूशन भी अपने आप को ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट या सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकता है। सस्पेंशन बोलने का मतलब होता है पार्टिकल बड़ा, बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा, बात समझा? अगर हम उसको तोड़ दें तो 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के
बीच आ जाएगा। तो जो पहले सस्पेंशन था दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सोल, और अगर कोलाइडल सोल को भी और भी तोड़ दिया जाए 1 नैनोमीटर से छोटा कर दिया, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रू सॉल्यूशन। वैसे ही जैसे सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में आप बदलते हैं, वैसे ही आप चाहेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट को सस्पेंशन, या सस्पेंशन को कोलाइडल स्टेट और कोलाइडल स्टेट को ट्रू सॉल्यूशन में आप बदल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आप पढ़ने जा रहे हैं एक स्टेट ऑफ मैटर जिसमें सॉल्यूशन के अंदर, जिसको आप सोल्यूट कहते हैं, उसके पार्टिकल का साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, लिखो लिखो। सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखो, one type of particle mixed with another type of another medium, mixed with another medium, mixed with another medium, bracket close, can be classified on the basis of size of particle, on the basis of size of particle. Full stop. On the basis of this, solution can exist in 3 states. Solution can exist in 3 states. फर्स्ट में लिखो ट्रू सॉल्यूशन, फर्स्ट में लिखो ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि लिखो इफ साइज ऑफ पार्टिकल is less than 1 nanometer, if size of particle is less than 1 nanometer, comma, which cannot be seen by naked eye or even after, which cannot be seen by naked eye or even after using ultra microscope, or even after using ultra microscope, is called true solution, is called true solution. First up, in true solution उसी में लिखना, in true solution particle never settles down, in true solution particle never settles down. अच्छा, इस लाइन का मतलब समझे। घर में देखिएगा बहुत सारा कप सिरप रखा रहता है, वो बहुत दिन तक रखने के बाद भी आप उसके बोतल में नीचे कुछ भी जमा हुआ नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ खास तरह का सॉल्यूशन बनता है, सस्पेंशन भी उसका नाम ही होता है, उसको अगर आप रख दीजिएगा ना तो इवन 1 घंटा भी नहीं लगेगा, नीचे में सब बैठ जाएगा, ठीक है। अब उसका नाम तो नहीं याद है, ठीक है, आप देखिएगा बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें लिखा रहता है कि सेक वेल बिफोर यूज, कि आप है ना उसको अच्छे से हिला लीजिए बिफोर यूज करने के पहले, तो वो होता है सस्पेंशन टाइप। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात मानिए ना, आप मान लीजिए आप घर में जाके कोई भी आप है ना लिक्विड वाला जो सिरप होता है उसको उठाइए, आप देखिएगा ऑलमोस्ट है ना ट्रांसपेरेंट है ना, आर पार दिख रहा है, और आप जब उठाइएगा तो उसी समय देखिएगा कि नीचे में बैठा है या नहीं, अगर नहीं बैठा है ना तो ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो बहुत दिन से रखा हुआ चीज है, ठीक है, बहुत दिन से रखा हुआ चीज है, तो उसका पार्टिकल कभी सेटल नहीं, वो इतना छोटा होता है ना कि वो अपने से ना फ्लोट करते रहता है, कभी बैठता ही नहीं। कोलाइडल स्टेट में पार्टिकल को तुरंत वो नहीं बैठेगा, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए छोड़ दीजिएगा तब वो बैठेगा, और सस्पेंशन में तुरंत सेटल हो जाता है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में कभी सेटल नहीं। चलो अब अगला लिखो, कोलाइडल स्टेट
कोलाइडल स्टेट, हाँ डेफिनेशन लिखो। कोलाइडल स्टेट डैश देके लिखना, दैट स्टेट ऑफ मैटर, ब्रैकेट में लिख लो, दैट स्टेट ऑफ मैटर, ब्रैकेट में लिख लेना सॉल्यूशन, state of matter bracket में लिख लेना solution bracket close, in which size of particle is in between 1 nanometer to 1000 nanometer, is in between 1 nanometer to 1000 nanometer is called colloidal state, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप उसी में लिखिएगा, इन colloidal state solute particles can be seen by using solute particle can be seen by using ultra microscope and they can be settled after long standing, they can be settled after long standing, they can be settled after long standing ठीक है, हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी छोड़ देते हैं। तीसरा लिखो सस्पेंशन, लिखो डैश देके, साइज ऑफ पार्टिकल is more than 1000 nanometer, comma, particle can be seen by naked eye also, particle can be seen by naked eye also, and they can easily form precipitate, ठीक है। तो सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट हमारा सस्पेंशन बनाएगा। तो आपके पास है ट्रू सॉल्यूशन, इसमें जो हमारा साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। इसके बाद आता है हम लोगों के पास कोलाइडल सोल, इसमें हमारा पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, और इसके बाद आता है हम लोग के पास सस्पेंशन, इसमें जो हमारे पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा, ठीक है। पढ़ना है हमारा मेन डिस्कशन इस कोलाइडल सॉल्यूशन को लेके, कोलाइडल सोल को लेके। अब देखिए, जब आप बात करते हैं कोलाइडल सोल का, तो कोलाइडल सोल में 2 फेज एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली जैसे आप जनरल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, कोलाइडल सोल के अंदर जिसको आप अभी तक सॉल्यूट बोल रहे थे वो डिस्पर्स फेज के नाम से जाना जाएगा, डिस्पर्स फेज, और जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो ये याद रखना कि जब आप कोलाइडल सोल का डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्पर्स फेज का मतलब हो गया सॉल्यूट्स और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब हो गया सॉल्वेंट, ठीक है।
डिस्पर्स फेज जो जनरल भाषा में किसी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट होता है, कोलाइडल सोल में डिस्पर्स फेज कहा जाता है। और जो जनरल भाषा में किसी भी सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के नाम से। कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार्टिकल का साइज रेंज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो पार्टिकल का साइज रेंज यहां से यहां तक के बीच चलता है, इसको आप ध्यान रखें। अब यहां से आइए आगे बढ़ते। जैसे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आप क्लासिफिकेशन करते हैं, कोलाइडल सोल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा इसके पूरे क्लासिफिकेशन में, कोलाइडल सोल इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सोल होता है। हेट्रोजीनियस सोल का फॉर्मेशन होता है। कोलाइडल सोल के अंदर हमेशा हेट्रोजेनिटी जो है मेंटेन रहता है, मतलब इसका प्रॉपर्टी हर जगह हर तरीके से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब इस बात को ध्यान में रख के आप इस कोलाइडल सोल का क्लासिफिकेशन करते हैं। कोलाइडल सोल का क्लासिफिकेशन पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। ट्रू सॉल्यूशन हो गया, कोलाइडल सोल हो गया और हमारा सस्पेंशन हो गया। अब कोलाइडल सोल का क्लासिफिकेशन ध्यान से देखिए। कोलाइडल सोल का क्लासिफिकेशन, बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन 3 अलग-अलग फंडा पे किया जाता है। आप पहले उस कॉन्सेप्ट को सीख ले, फिर एक-एक क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। आज मेन डिस्कशन ये है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब डिस्पर्स फेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल पार्टिकल। कोलाइडल सोल पार्टिकल का बनना। तो ये 3 क्लासिफिकेशन। पहला है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 8 तरह का होता है। 8 तरह का, 9 नहीं 8। अगला है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच फोर्स के बेसिस पे 2 तरह का होता है, लियोफिलिक, लियोफोबिक। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल बनता कैसे है उसके बेसिस पे 3 तरह का, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। ठीक है, तो ये एक-एक करके हम लोग को डिस्कस करना है, स्टार्टिंग विद दिस सिंपल थिंग। देखो, अगर हम लोग चलते हैं फर्स्ट पेज, on the basis of disperse phase and dispersion medium physical state, disperse phase and dispersion medium physical state। देखो बहुत सिंपल है, आप यहां लिख लो डिस्पर्स फेज, यहां लिख लो डिस्पर्सन मीडियम। अब तुम ही सोचो, मान लो यहां पे आप सॉलिड 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 ले लिए, ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, करेक्ट है? तीनों क्या? फिर आप लिक्विड 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 ले लिए, यहां सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, करेक्ट है? फिर आप गैस गैस और गैस ले लिए और यहां सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। तो सर यहां तो 9 हो गया, आप तो बोले अभी थोड़ी देर पहले 8 होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, समझिएगा मेरी बात को अच्छे से। गैस को जब आप गैस में मिलाते हैं ना, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से मिक्स कर जाता है। और कोलाइडल सोल का एक प्रॉपर्टी है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो गैस का गैस में जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग कोलाइडल सोल में काउंट नहीं करते। बाकी तो सब समझ गए। ठीक है, हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, तो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, एलवाइज इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं। कुछ खास नाम भी है, याद रखिएगा। फर्स्ट वाले को हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए। अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किए तो इसको आप जनरल सोल कहते हैं।
जनरल सोल घर में सॉल्यूशन बनाता है तो पानी में नमक डाल देता है, सॉलिड को डाल देता है हमारे लिक्विड में, तो वो जनरल सॉल्यूशन है। सॉलिड का गैस में, इसको हम लोग एरोसोल कहते हैं, एरोसोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। लिक्विड अगर सॉलिड में गया, लिक्विड अगर सॉलिड में गया तो उसको हम लोग जेल कहते हैं। जितना भी तुम जेल यूज करते हो उसमें लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर मिक्स रहता है। उल्टा हो रहा है, जनरली सॉलिड लिक्विड में मिक्स होता है, जेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में मिक्स होता है। और अगर दो लिक्विड आपस में मिल रहा है तो इसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। आपका मिल्क भी एक इमल्सन है, घर में जो पेंट होता है, जो डिस्टेंपर कराते हैं, ये सब इमल्सन का एग्जांपल है, नाम में ही आता है ना इमल्सन। ठीक है, तो वो सब इमल्सन का एग्जांपल है। अगर लिक्विड गैस में है, लिक्विड गैस में है, थोड़ा नाम भूल रहे हैं, देख लें। ठीक है, उसी तरह गैस लिक्विड ये सब इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को है ना याद रहता है। एरोसोल है, जेल है, इमल्सन है, सॉलिड सोल है, जनरल सोल है। ठीक है, इन सबको आप याद रखिए। लिक्विड भी गैस में रहेगा तो एरोसोल ही होगा, एरोसोल, एरोसोल। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब इसमें तुम्हारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई गैस एंड गैस इज नॉट टेकन एज कोलाइडल सोल। बोलो क्यों? ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करो। सोल, SOL। लिखना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर अगला क्लासिफिकेशन है on the basis of force of attraction between dispersed phase and dispersion medium। देखिए, इसमें हम आपको कुछ चीज समझा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको ये थ्योरेटिकल है ना, जैसे हम आपको लास्ट में बताए थे फिजी जॉब्सन और कैमी जॉब्सन में डिफरेंस लिखने आता है, उसी तरह यहां भी लिखने आता है। एक का नाम है लियोफिलिक और दूसरा है हम लोग के पास लियोफोबिक। लियोफिलिक, लियोफोबिक। अब देखो ये दोनों नाम है ना, आप लोग सबको ऑलरेडी इससे परिचित। जहां फिलिक है वो अफिनिटी को दिखाता है, जहां फोबिक है वो एक दूसरे से दूर हटने का कोशिश करता है। करेक्ट है, उसी फंडा पे आप काम करने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। कुछ कुछ कोलाइडल सोल बनाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि वहां डिस्पर्स फेज खुद ही एफिनिटी शो करता है डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स होने का। डिस्पर्स फेज खुद ही एफिनिटी शो करता है मिक्स होने का विद डिस्पर्सन मीडियम। ऐसा कोलाइडल सोल जिसमें डिस्पर्स फेज हाई एफिनिटी शो करता है टू मिक्स विद डिस्पर्सन मीडियम, उसको हम लोग कहते हैं लियोफिलिक, लियोफिलिक कोलाइडल सोल। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, ये सब कोलाइडल सोल। और इन सब का कांसेप्ट ये है कि ये बहुत ही आसानी से प्रिपेयर होता है, क्योंकि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में खुद ही मिलना चाहता है। तो अगर हाई एफिनिटी एग्जिस्ट करता है तो लियोफिलिक, तो लियोफोबिक समझ गया होगा। डिस्पर्स फेज अगर डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स होना नहीं चाहता या उसके लिए लेस एफिनिटी शो करता है तो उसको हम लोग लियोफोबिक कोलाइडल सोल कहते हैं। जैसे गोल्ड सोल्स, हाँ सोने का सोल, गोल्ड सोल। आप कोई भी मेटल का सोल बना सकते हैं। मेटल का सोल बनाने का तरीका क्या है, जैसे हम तुमको एक सिंपल सा बात बताते हैं। दो मेटल लो, ठीक है, एकदम गर्म मेटल ले लो, एकदम गर्म मेटल, एकदम हॉट रेड हॉट गर्म मेटल ले लिए, उसको आप पानी में डुबा दीजिए। जब आप पानी में डुबाइए वो वेपर बनेगा। अगर वो वेपर बन रहा है तो वेपर किस चीज का, पानी का भी, साथ में मेटल का भी हो सकता है, वेपराइज कर सकता है। इवन अगर आप स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं तो स्पार्क जहां प्रोड्यूस होता है दो मेटल के बीच, वो भी है ना मेटल को पिघला देता है, पिघला ही नहीं देता, वेपराइज कर देता है। तो अगर तुम इस रूम में ही आप स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक तरह से मेटल वेपर बन रहा है,
तो वेपर बन रहा तो यही मिक्स हो गया ना, तो क्या ये उसका सोल नहीं बन गया? एयर में घुल गया तो वो भी तो उसका सोल बन गया। इसी चीज को अगर आप पानी के अंदर करें, पानी में दो मेटल डाल दो ऐसे और दोनों के बीच स्पार्क प्रोड्यूस करो तो वहां वेपर बनेगा मेटल का और पानी में डिसॉल्व भी हो जाएगा, तो वो मेटल सोल कहलाता है। तो मेटल सोल्स आर जनरली लेस एफिनिटी, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच कम एफिनिटी होता है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लियोफोबिक। ठीक है, अब कभी भी लियोफिलिक सोल इतना ज्यादा स्टेबलाइज होता है कि आप उसको अगर अलग कर दीजिएगा तो सिंपली अगर आप दोनों को फिर से मिला दीजिएगा तो वो तुरंत फिर से लियोफिलिक कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब वहां पे सेपरेट करना और वापस से कोलाइडल सोल बनाना बेहद आसान चीज है। तो वैसे केस में इसको हम लोग रिवर्सिबल सोल के नाम से भी जानते हैं, रिवर्सिबल सोल। ठीक है, जबकि लियोफोबिक में एक बार बन गया तो अगर आप उसको हटा दिए तो फिर से बनाना मुश्किल है। सही है, तो उसको हम लोग इरिवर्सिबल सोल कहते हैं। अगला बात, कोई भी कोलाइडल सोल में कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के साथ नहीं मिलना चाहता। बोले सर कुछ एग्जांपल, पानी के ऊपर वायर डाल दीजिए तो वायर का जो ड्रॉप्स है वो पानी से मिलना नहीं चाहता, वो आपको अलग अलग दिखेगा, पानी अलग वो अलग लेयर दिखेगा। लेकिन उसी पे आप है ना डिटर्जेंट थोड़ा सा छीट दीजिएगा, थोड़ी देर में गायब। ठीक है, अच्छा वो गायब होकर कहां चल गया? वेपर तो नहीं बन गया, वही पानी को डिसॉल्व कर। तो ये जो आप अलग से सोप या कुछ ऐड किए थे, डिटर्जेंट ऐड किए थे, उसको हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। लियोफोबिक कोलाइडल सोल के बनने में स्टेबलाइजिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो नहीं डालोगे तो वो दोनों अलग अलग रहेगा। जैसे अभी पानी और वायल था एक ही जगह लेकिन मिक्स नहीं हो रहा था, जैसे ही आप उसमें सोप या डिटर्जेंट ऐड कर दिए तो उसके साथ मिक्स हो गया, कोलाइडल सोल बन गया। ठीक है, लियोफिलिक कोलाइडल सोल में इस स्टेबलाइजिंग एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दोनों में फंडामेंटल तौर पे है कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसको याद रखा जाए, इसी से क्वेश्चन आता है। जनरली स्टार्च, जिलेटिन ये सब का जो पर्टिकुलर सोल बनता है वो लियोफिलिक कैटेगरी में आता है, लेकिन मेटल का सोल, सल्फर का सोल, इस तरह का सोल जो वाकई में सोल खुद से नहीं बनाना चाहता, तुम जबरदस्ती किसी ना किसी एजेंट को मिलाकर उसको बना दिया है, उसको हम लोग कहते हैं लियोफोबिक कोलाइडल सोल। लिखो थोड़ा सा, हेडिंग दे लो ऊपर या उसका जगह छोड़ दो, ठीक है? नहीं अलग अलग करके लिखो ना, दोनों पूरा पूरा लिख लेना, जब स्कूल में आएगा तो उसका लाइन 30 के पॉइंट वाइज पॉइंट कर लेना। ठीक है, लिख लो लियोफिलिक कोलाइडल सोल, लियोफिलिक कोलाइडल सोल लिखना, इसमें डैश देके, दैट कोलाइडल सोल in which dispersed phase have very high affinity, dispersed phase have very high affinity for dispersion medium, dispersed phase have very high affinity for dispersion medium, comma, is known as लियोफिलिक कोलाइडल सोल, is known as लियोफिलिक कोलाइडल सोल। फर्स्ट ऑफ उसी में आगे लिखना, in this लियोफिलिक कोलाइडल सोल, in this लियोफिलिक कोलाइडल सोल no stabilizing agent is required, no stabilizing agent is required, no stabilizing agent is required. First stop, if dispersed phase and dispersion medium are separated, first stop के बाद लिखना, if dispersed phase and dispersion medium are separated, comma, they again form colloidal soul very easily, they again form colloidal soul very easily. So
So this colloidal zone is said to be reversible. So this colloidal zone is said to be reversible. उसे में लिखना फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, जिलेटिन एक्सेट्रा, स्टार्च, जिलेटिन एक्सेट्रा। ये था लियोफिलिक के बारे में। अगला लिखो लियोफोबिक कोलाइडल सोल। लियोफोबिक कोलाइडल सोल लिखना इसमें दैट कोलाइडल सोल in which disperse phase have very less affinity for dispersion medium. Dispersed phase have very less affinity for dispersion medium, comma, is known as liophobic colloidal soul. First up, they are irreversible. And always required stabilizing agent. They are irreversible and always required stabilizing agent. Always required stabilizing agent. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल, कॉमा मेटल सोल, कॉमा सल्फर सोल एक्सेट्रा। ठीक है, सल्फर सोल एक्सेट्रा। तो अगर क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे आया तो लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। थर्ड है on the basis of formation of particles of colloidal soul। कोलाइडल सोल के पार्टिकल के फॉर्मेशन के बाद देखो, अब इस केस में आपको तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन का टाइप, मतलब तीन अलग अलग टाइप चाहिए। सबसे पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर। क्या होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल? सुनिएगा, सब थ्योरी चैप्टर है, थ्योरेटिकल। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल ये होता है कि एक एक पार्टिकल का अगर आप साइज लेंगे तो वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग में छोड़ देते हैं तो कुछ पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलने के बाद उसका जो साइज रेंज है वो कोलाइडल साइज रेंज के अंदर आ जाता है। जैसे एक एक का साइज, मान लो जैसे हम तुमको बोल रहे हैं कि एक का साइज है ना 1/2 नैनोमीटर, लेकिन हमारा कोलाइडल रेंज तो 1 नैनोमीटर एंड अबव होता है। अब उसमें से 5 मिल गया तो हाफ 5 मिल गया तो 2.5 हो गया, तो अब 2.5 नैनोमीटर तो रेंज के अंदर है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, अब हम जो बोले वो बस एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का साइज, पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज से छोटा होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाता है, एग्रीगेट कर जाता है, आपस में एग्रीगेट कर जाता है, तो वैसे केस में उससे जो कोलाइडल सोल बनता है उसको हम लोग है ना मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल कहते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल छोटे छोटे पार्टिकल के आपस में एग्रीगेशन से बनता है, मिलने से बनता है। अब जो नया साइज है वो 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर के बीच है। समझ में आ रहा है? अब देखो, हवा में भी मॉइस्चर है, इसका मतलब बारिश थोड़ी ना होने लगेगा। बारिश के लिए उन सारे मॉइस्चर का आपस में मिलके इतना बड़ा ड्रॉपलेट बनना पड़ता है जो हवा में सस्पेंड ना रह सके, तब वो नीचे गिरता है। बस वही बात।
छोटा छोटा भी हवा में है मॉइस्चर, लेकिन हम इसको अभी हम जनरल भाषा में बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन सब मिल गया, एक बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, बारिश का बूंद की तरह नीचे गिर गया, तो वो जो बड़ा बूंद बन गया, मिलने से जो बड़ा बूंद बन गया वो कोलाइडल सोल में चला गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह का कोलाइडल सोल मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल कहलाता है। लिखो नीचे फर्स्ट टॉपिक दे देना, नीचे लिख दो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल, डैश देके लिखो दैट colloidal soul which is formed due to aggregation of large number of small size particles, due to aggregation of large number of small size particles, comma, is known as multi-molecular colloidal soul. Is known as multi-molecular colloidal soul. Multi-molecular colloidal soul. For example, metal soles. For example, metal soles. Metal soul इसी का एग्जाम्पल, ठीक है। पार्टी दे रहे थे तुम दे देता अगला देखो, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? मैक्रोमोलिक्यूलर, ठीक बोला, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल सोल। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल सोल में क्या होता है ना, खुद अकेला पार्टिकल ही इतना बड़ा होता है देखो एक क्या दिया देखे ना, दिया जब उसमें ना घी एकदम कम होने लगता है, ज्यादा फड़फड़ाता है इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब ये है कि देखो एक्चुअली बैचेस है ना ऑलमोस्ट एंड पे। हाँ वाकई में इस तरह के बैठ के है ना, अब तुम लोग हर कोई मिस करेगा। जब आप कॉलेज में जाइएगा वहां अलग सिनेरियो होता है, ठीक है, ऐसा मतलब इतना शांतिपूर्वक, ये अलग, तो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ फाइटर फाइटिंग भी कर सकते हैं, अगर बोलेगा तो अलाउ कर देंगे, तो हिस्सा न लेगा हिंसा पे नहीं उतरना, खाली वाक युद्ध करना है, वाक युद्ध खाली बोलने वाले, मोबाइल खरीद दिया, कपिल शर्मा का फैन पता चल गया, ठीक है, चलो आगे बढ़े, कुछ और बोलना है कर लो, सेलेक्ट। तो मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का खुद का साइज इतना बड़ा होगा कि उसको आप कोलाइडल डायमेंशन में ले सकते हैं। प्रोटीन सोल, प्रोटीन का जितना भी सोल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मतलब बायो वाले स्टूडेंट प्रोटीन का डेफिनेशन बोलो ना, आज ऐसा बोलना क्या बोलो, अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन। अच्छा सुनो ना, थोड़ा ऐसा बोलो ना, हम लोग को समझ में आए। रुक जाओ, हाँ बोलो। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, बुझा तुमको? अरे सर नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, हम सीख लेंगे, आपके मैडम से बोलेंगे, हमको डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। अब सुनिए, हम लोग का बोलचाल की भाषा में कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसका मोलर मास नियर अबाउट, अगर उसका मोलर मास आप जाइएगा ना तो ये 6000 से लेके 70000 तक होता है, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, जो उसको आप एमिनो एसिड कह रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम लोग प्रोटीन के कैटेगरी में रखते हैं, जनरल भाषा में हम लोग यही समझते हैं।
अब जब आप प्रोटीन का बात करते हैं ना तो वो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला बॉडी होता है, मतलब पार्टिकल होता है। तो हाई मॉलिक्यूलर मास होने का मतलब थोड़ा साइज भी बड़ा होगा। बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं होगा, हम जब भी ऐसे बोलते हैं समझ जाना कोलाइडल रेंज के अंदर वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के लिए एग्जिस्ट करने के लिए उसको किसी का सहारे का जरूरत नहीं, उसका खुद ही साइज उस ऑर्डर में, खुद ही साइज ऑर्डर में है। उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोमोलेक्युलर कोलाइडल। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या था, छोटा छोटा पार्टिकल था, मिला था, तब साइज रेंज आया था उस रेंज में। मैक्रोमोलेक्युलर में अकेले का ही साइज उस रेंज के अंदर होता है। लिखो जैसे लिखना, दैट कोलाइडल सोल इन विच size of dispersed, that colloidal soul in which size of dispersed phase particle, size of dispersed phase particle itself is in colloidal dimension, itself is in colloidal dimension, comma dimension, comma is known as macromolecular colloidal soul, is known as macromolecular colloidal soul, ठीक है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सोल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सोल्स। अगला है थर्ड, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। थोड़ा खास है एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। इसको समझने के लिए पहले आप कुछ इधर देखिए, समझिए, फिर हम लिखाएंगे। इधर नोट नहीं कीजिएगा कुछ, इसका नोट करने का तरीका जब बोलेंगे तब। सबसे पहले आप बात कीजिए सोडियम स्टेरेट का। ये सोप या डिटर्जेंट का एक पार्ट है सोडियम स्टेरेट। फॉर्मूला होता है C17H35COO- और Na+, सोडियम स्टेरेट, ठीक है। C17H35COO- Na। अब देखो जब C17 आप बोलते हैं ना तो C17 का मतलब होता है 17 कार्बन का ये चेन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और फिर लास्ट में आएगा COO-, करेक्ट है, ठीक है। फंडामेंटल समझो। मेन क्वेश्चन अगर डेफिनेशन वाइज है तो ये सब आएगा, आप लिख दीजिएगा। जहां समझने का वहां समझ लीजिए चीज। यहां से लेके यहां तक का पोर्शन जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हमेशा होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ये जो आपको एनायनिक पोर्शन दिख रहा है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में अंतर समझना कि जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से बचना चाहेगा और हाइड्रोफिलिक पानी के साथ बंधना चाहेगा। अब देखो हमेशा इसको, इस पूरे जॉइंट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हम 17 कार्बन गिनेंगे, इसलिए हम लोग इजी वे से इसको ऐसे बना देते हैं कि दो चार को दिखा के यहाँ पे एनायन का साइन दे देते हैं, समझ आया? ये मत बोलना कि गलत हो गया, मतलब इसी का ही सिंबल है, छोटा सा बनता है, ठीक है। ऐसे ये केवल स्टेरेट आयन है, हम लोग सोडियम नहीं लिख रहे, स्टेरेट आयन, ये केवल स्टेरेट आयन है, स्टेरेट आयन। सोडियम तो इसके बगल में ना Na+। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास पानी इस कंटेनर के अंदर आप ले लिए हैं, इसमें आप थोड़ा सा इस सोडियम स्टेरेट को डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिए। अब थोड़ा सा आप डाले हैं तो थोड़ा सा में जो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है वो अंदर आ जाएगा और हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन पानी से बाहर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, समझा? सरफेस पे रहेगा। आप घर में है ना इस सब चीज को बहुत आराम से देख सकते हैं। आप है ना एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें जो भी आपका गंदा कपड़ा है उसको आप भिगो दीजिए अच्छे से। अभी हम बोले पानी में भिगोना है, सर्फ नहीं डालना, ठीक है। पानी में आप अच्छे से भिगो दीजिए।
वो पानी के नीचे है, पानी को थोड़ा ज्यादा भरिए और उसमें कम सर्फ या सोडा जो भी आप यूज करना चाहे उसको डालिए। जब आप कम डालते हैं तो उन सारे स्टेरेट आयंस को मौका मिल जाता है कि वो सरफेस पे ही रहे, वो अभी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं, जब आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम तो सरफेस पे जितना रह सकता है उतना ही रहेगा। मान लो पूरा सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, अब इससे भी ज्यादा अगर आप स्टेरेट आयन डाले हैं तो पानी में तो जाना ही पड़ेगा ना, तो पानी में जब जाएगा तो फिर ये खेल खेलता है। ठीक है, खेल क्या खेलता है, अपने आप को बचाने का। शायद आप नाम पहले से सुने होंगे, मिसल्स फॉर्मेशन। तो होता क्या है कि बाहरी लेयर पे सब है ना स्टेरेट आयन वाला एनायनिक पार्ट सब बाहर से एक है ना बॉल जैसा कवर बना देता है पानी से बचने के लिए, और उसका जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो अपने आप को अंदर समेट लेता है। अब ये चारों तरफ से ये घेर के रखा है पानी से, ये लोग है ना बॉन्ड बना दिया और अंदर में इसका हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन अंदर चला है। देखो ये जो इंडिविजुअल था उसका साइज रेंज 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन जब वो मिलके एग्रीगेट एसोसिएट करके आपस में इस तरह का मिसल्स बना देगा तो इन मिसल्स का जो डायमेंशन है, इन मिसल्स का जो डायमेंशन है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच आता है। अब ये बन गया कोलाइडल सोल। ये जो मिसल्स बन गया इनका डायमेंशन 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच आता है। देखो इंडिविजुअल का डायमेंशन 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन जब आप ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लिए हैं तो सरफेस ऑक्यूपाई होने के बाद जो एक्सेस आयंस बचा हुआ है वो अपने आप को मिसल्स में कन्वर्ट कर लेता है ताकि पानी से बचा जा सके। मिसल्स में कन्वर्ट होने के बाद अगेन उनका जो नया साइज डायमेंशन आता है वो कोलाइडल डायमेंशन के अंदर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। समझ में आया? एक ऐसा कोलाइडल सोल, सुनिएगा अच्छे से, एक ऐसा कोलाइडल सोल जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर ऐड किया जाए, डिस्पर्स फेज अगर लो कंसंट्रेशन में ऐड किया जाए तो वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आयंस अलग अलग, लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन में बात किया जाए तो वो कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करने लगता है। दैट टाइप ऑफ कोलाइडल सोल इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। मैकेनिज्म उसका क्या है, लो कंसंट्रेशन पे आयंस फ्रीली एक दूसरे के साथ अलग अलग रह सकता है सरफेस को ऑक्यूपाई करके, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे जब सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयंस बचा है उसको मिसल्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। मिसल्स के फॉर्मेशन के दौरान उसका जो साइज डायमेंशन है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आता है। नाउ इट इज सेड टू बी कोलाइडल सोल एंड सच टाइप ऑफ कोलाइडल सोल इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। समझ में आया? ठीक है, लिखिए नाम दीजिए एसोसिएटेड कोलाइडल सोल। लिखिए इसमें दैट कोलाइडल सोल which can behaves like electrolytic solution, which can behaves like electrolytic solution at low concentration of electrolyte, which can behaves like electrolytic solution at low concentration of electrolyte and behaves like colloidal soul and behaves like colloidal soul and behaves like colloidal soul at high concentration of electrolyte, behaves like colloidal soul at high concentration of electrolyte, comma is known as associated colloidal soul, is known as associated colloidal soul। ठीक है, अब देखिए हमको लिखाना यही सब है, लेकिन पहले आप इन फिगर्स को बनाने का जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे लिखिए।
sodium stearate have stearate ion whose hydrocarbon part is hydrophobic, दिमाग दौड़ाते जाइएगा, जो बोलेगा वो क्या बोल रहे हैं वो समझते जाइएगा, ठीक। हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड anionic part is hydrophilic. First up, when a small amount of soap or detergent is added, then due to less concentration of stearate ion, they mainly occupy stearate ion. Due to less concentration of stearate ion, they mainly occupy surface of water with hydrophobic part outside water. But if concentration of stearate ion increases, then after occupying full surface of water, stearate ions moves inside bulk phase of water and form micelles. First off, these micelles have size in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer, ब्रैकेट में लिख लो कोलाइडल रेंज। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, मतलब रीजनिंग क्या एक्सप्लेन करना है। बोला जाता है कि सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है, कपड़ा को साफ करने में यूज होता है, उसको है ना मिसल्स के कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे या इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग मान लीजिए जैसे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। देखो यार समझो, लिखना पड़ेगा तुम्हें को। सपोज ये क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर कोई डर्ट पार्टिकल ऐसे है चिपका हुआ है, ठीक है। अगर आप जब गंदा कपड़ा बोलते हैं कि हाँ कपड़ा है ना आप यूज कर लिए गंदा हो गया है, तो इसका मतलब है कि उस पे बहुत सारा डर्ट पार्टिकल, अलग अलग चीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जब इसको जनरल पानी से धोते हैं ना, तो जो हल्का फुल्का डस्ट जैसा चीज रहता है वो तो पानी के साथ निकल जाता है, लेकिन जो वाकई में क्लॉथ के साथ किसी तरह का बॉन्ड बना चुका है,
उसको निकालने का कॉन्सेप्ट है कि उसमें सोप या डिटर्जेंट ऐड कीजिए। अब देखिए जब आप उस क्लॉथ को सोप करेंगे, भिगाएंगे, ठीक है, तो उसमें पानी लिए हैं, उसमें है ना अच्छे से है ना सर्फ मिला दिए हैं, डिटर्जेंट मिला दिए हैं, और फिर आप उसमें है ना क्लॉथ को अच्छे से सोप कर रहे हैं। सोप करने के दौरान होता क्या है कि जो पानी में डिटर्जेंट का स्टेरेट आयंस है उसका लियोफिलिक पोर्शन बाहर और उसका लियोफोबिक पोर्शन इसमें एक स्क्रू की तरह इंटर कर जाता है, क्योंकि उसको पानी से बचना है। तो पानी से बचना है तो जो डर्ट पार्टिकल उसमें इंटर करेगा, कौन? हाइड्रोफोबिक वाला। हाइड्रोफोबिक वाला डर्ट में इंटर करेगा। ऊपर में ये एनायन है, हाइड्रोफिलिक वाला है। तो ऐसा आप छोड़ दिए हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हर डर्ट के साथ ये बॉन्डिंग इस तरह का बन जाए। अब देखिए, अब जब आप उसको पानी से धोना स्टार्ट करते हैं दोबारा, तो जब पानी का फ्लो इसके ऊपर से होता है तो ये तो चाहेगा पानी के साथ जाना, और ये इसमें फंसा हुआ है, इसका बॉन्डिंग इसके साथ, ये उखड़ के, ये पूरा का पूरा डर्ट उखड़ के इस पानी के साथ वॉश होके बाहर निकल जाता है। बात समझे? ये अकेले नहीं निकलता, क्या करता है, ये पूरा डर्ट जो है क्लॉथ को छोड़ के साथ में उसके साथ फ्लो के साथ, वाटर के फ्लो के साथ बाहर चला जाता है। हम उल्टा ये कौन है? पानी है? ये कौन है? कपड़ा भी नहीं, स्टेरिक नहीं है ये तो, हाँ मान लो तेल, ठीक है। अब जब तुम इसमें डाला इसको, तो उसमें ऑलरेडी पानी में डाला, देखो ऐसा नहीं होता, हम लोग कपड़ा कैसे भिगोते, कपड़ा लिए उसमें डिटर्जेंट छीट दिए और रख दिए, ऐसा होता है? नहीं। अरे बोलता हाँ, ऐसे कहाँ पहले पानी में हल्का पानी लेते हैं ना, हाँ, उसके अंदर उसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसा झाग बन जाता है, ज्यादा अच्छा मजा आता है, फिर उसके बाद उसमें कपड़ा डालते, ठीक है। तो कपड़ा डालते तो ऐसा हो जाता है। अब ठीक है, अब फिर जब धोएंगे तो ये उसके साथ पानी सब तो करे बात हो जाएगा, करेक्ट है, कपड़ा साफ। हाँ चलो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, अपने से आंसर लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। Explain cleaning action of soap and detergent on the basis of Messels formation. Explain cleaning action of soap and detergent on the basis of Messels formation. ठीक है, चलिए ये था आपका एक पोर्शन, सारा खत्म, नोट कीजिए इसको।